आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज मैं आपको क्लास 9 चैप्टर 14 सुमित्रा नंदन पंत की लिखी कविता ग्राम श्री के बारे में बताऊंगी। सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में कोसानी गांव में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। 1918 में वे अपने मंझले भाई के साथ काशी आ गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण कर वे इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। उनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई। अब कविता की शुरुआत करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। इसका भावार्थ है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। पंत जी कहते हैं, गांव की प्राकृतिक सुषमा एवं समृद्धि का मनोहारी वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि गांव के खेतों में दूर दूर तक मखमल की तरह कोमल हरियाली फैली हुई है, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। उस हरियाली पर सूर्य की किरणें चांदी की जाली की तरह उज्जवल एवं चमकीली शोभायमान हो रही है। कवि कह रहे हैं कि गांव के खेतों में जो मखमल की तरह हरियाली फैली हुई है, उस पर सूर्य की किरणें मानो ऐसे लग रही हैं जैसे चांदी की जाली की तरह उज्जवल और चमकीली प्रतीत हो रही हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। हरी हरी घास और तिनकों पर किरणें पड़ने से उनकी पत्तियां ऐसी चमक रही हैं मानो उनमें हरे रंग का खून बहता हुआ झलक रहा है। हिल हरित रुधिर मतलब हरे रंग का खून। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। हरियाली से शोभायमान धरती पर नीला स्वच्छ आकाश एक पट या फलक की तरह झुका हुआ है। आश्चर्य यह है कि गांव का प्राकृतिक परिवेश अति मनोरम एवं समृद्ध है। कवि कह रहे हैं कि गांव की जो हरियाली और चारों तरफ जो फैली हुई हरी हरी घास की पत्तियां वगैरह जो भी है, वहां का वातावरण वह सुखद और सुहावना है। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इस पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, गांव की प्राकृतिक सुंदरता एवं समृद्धि का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जौ और गेहूं में बालियां आ गई हैं। इन बालियों पर तीखे तुस्के नोक होते हैं। उन्हें देखकर कवि कल्पना करता है कि इससे मानो धरती को रोमांच हो गया है। अरहर सनई की सोने की है किंकणियां है शोभाशाली।
फिर आगे कवि कहते हैं, खेतों में अरहर और सनई फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई हैं और उनकी फलियां करघनियों की भांति बजने लगी हैं। करघनी जो बेलों के गले में और डाली जाती हैं, उन्हें कह रहे हैं। जो जो गांव की ग्रामीण औरतें हैं, उनकी कमर पर बंधी हुई होती है करघनी, उसकी भांति लग रही हैं। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली। खेतों में चारों ओर सरसों पीले पीले फूलों से लद गई है, जिसकी भीनी तेलीय गंध वातावरण में फैल रही है। कवि कह रहा है कि सरसों के पीले फूलों से सरसों के तेल की गंध आ रही है। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तिसी नीली। तिसी नीले फूल वाला पौधा जो अलसी, जिसको अलसी कहते हैं। यह तो हरी भरी धरती की सुंदरता निहारने के लिए अलसी के नीले फूल भी झांकने लगे हैं और वे नीलम की कलियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। कवि ने यहाँ फसल की सुंदरता का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि गेहूं और जौ में बालियां आ गई हैं, इससे लगता है जैसे धरती रोमांचित हो उठी है, और अरहर और सनई की फलियां पककर सोने के समान पीली हो गई है, जैसे धरती ने वो कमर में करगनी पहन रखी हो। और चारों ओर सरसों के पीले पीले फूल आ गए हैं, जिससे सरसों के तेल की गंध आ रही है, सुगंध। और हरी भरी धरती में अलसी के फूल, नीले फूल भी झांकने लगे हैं, जो नीलम की कलियों जैसे प्रतीत हो रहे हैं। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। सखियां मटर खड़ी विशिष्ट प्रकार की मटर, जिस पर बैंगनी फूल आते हैं। रिल मिलकर मतलब घुल मिलकर। छिमिया सेम की फली, वृंत पौधों के डंठल को कहते हैं। इसका भावार्थ है, कवि पंत ग्राम्य प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि खेतों में अनेक तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। उन्हीं के मध्य में खड़े मटर के पौधे मानो हंस रहे हैं। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और मानो कोई सखी सजी धजी सखियों को देखकर प्रसन्नता से हंस रही हो। और सेम की फलियां या गुच्छे मखमल की पेटियों के समान लटकी हुई हैं, और उनके अंदर रंग बिरंगे बीजों की लड़ियां चमक रही हैं। फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। खेतों में रंग बिरंगे फूलों के समान ही रंगीन तितलियां उन पर मंडरा रही हैं। फूले फिरते ही फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो तितलियां ही नहीं, बल्कि फूल भी एक वृंत अर्थात एक डंठल से दूसरे डंठल पर उड़ उड़कर जा रहे हैं। कवि आगे ग्रामीण वातावरण की शोभा करते हुए कहते हैं कि फसल में, खेतों में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, और उन्हीं में मटर के पौधे लगे हुए हैं, और मटर की फलियां ऐसे लग रही हैं जैसे कोई मखमल की पेटियां लटकी हुई हैं, और उनके अंदर जो रंग बिरंगे बीज हैं, उनकी लड़ियां चमक रही हैं, और उन्हीं फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां घूम रही हैं और मंडरा रही हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो तितलियां नहीं, ये फूल ही हैं जो एक डंठल से दूसरे डंठल पर जा रहे हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि इन पंक्तियों में फसल के बीच जो सब्जियां बोई जाती हैं, उन्हीं के बारे में, फल फूल वाले पौधे, उन्हीं के बारे में वर्णन कर रहे हैं।
रजत मतलब चांदी, और मंजरियां आम की बोर। आम्रतरु आम का वृक्ष, दल मतलब पत्ते, और मुकुलित अधखिली खलियां कलियां। इसका भावार्थ है, वसंत ऋतु के आगमन से गांव का वातावरण कितना मनोरम बन जाता है। इसी का वर्णन करते हुए कवि पंत कह रहे हैं कि आम के पेड़ की डालियां चांदी और सोने के समान चमकदार मंजरियों अर्थात बोरों से लद गई हैं। बोरे मतलब उनमें जो वो फूल आ रहे हैं जिनसे आम बन जाएंगे, उसके लिए। पतझड़ के आने से ढाक पलास का फूल और पीपल के पत्तों का झरना शुरू हो गया है। झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। कोयल बसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है। कवि कह रहा है कि पतझड़ के आने से ढाक और पीपल के पत्ते झड़ने शुरू हो गए हैं, तो इस प्रकार के वातावरण को देखकर कोयल बसंत के प्रभाव से मस्त होकर कूक रही है। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। कटहल की महक चारों ओर फैलने लगी है और जामुन की डालियों पर अधखिली कलियां आ गई हैं, और जंगल में छोटी झरबेरी की डालियां झूमने लग गई हैं। फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। ऐसे सुरम्य और सुहावने प्राकृतिक परिवेश में आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली आदि सब्जियों के पौधों पर फूलों की बहार आ गई है, अर्थात सारा ही ग्रामीण परिवेश मनमोहक बन गया है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चितियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब कवि यहाँ फलों और सब्जियों की विशेषताओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, इनमें कुछ शब्द हैं जिनके मैं आपको अर्थ बता रही हूँ। चितिया रेखाकार निशान, अमली छोटा आंवला, लहलह झूमता हुआ या लहलाता हुआ, मैं सुगंध से महकता हुआ। अब इसका भावार्थ, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य एवं समृद्धि को देखकर कवि कहता है, अमरूद पहले पीले हुए, फिर पूरी तरह पक जाने पर उन पर लाल लाल धारियां पड़ गई हैं, अर्थात वे पककर स्वादिष्ट हो गए हैं। बेर भी पककर सुनहरे अर्थात पीले रंग के हो गए हैं। आंवले की डालियों पर छोटी छोटी अमली के गुच्छे सुंदर लग रहे हैं। पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। कह रहे हैं कि इस मौसम में, इस वातावरण में वो बेर भी पक गए हैं और आंवलों से तरु की डाल मतलब आंवले का पौधा पूरी तरह लद गया है। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। फिर कह रहे हैं, गांव के खेतों में अब हरा पालक लगातार बढ़ रहा है, लहक रहा है तथा हरा धनिया भी खूब सुगंध बिखेर रहा है। लौकी और सेम की बेलें भी चारों ओर फैलकर खूब फैलने लगी हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। और कह रहे हैं, जो सब्जियां बो रखी हैं उनमें टमाटर पककर मखमल की तरह कोमल एवं मुलायम हो गए हैं, और पौधों पर गुच्छों के रूप में लगी हरी मिर्चों को देखकर लगता है कि वह थैलियों से भरी पड़ी है। कवि जो खेतों में बाड़ी लगी हुई है उसके लिए कह रहे हैं कि वहां पीले मीठे अमरूद हैं जिनमें जो पक गए हैं, जिनसे उनमें लाल लाल धारियां पड़ गई हैं, और बेर जो कच्चे थे वे भी अब पक गए हैं, और आंवलों से आंवले के पेड़ की डालियां लदबद हो गई हैं। पालक भी लहलहा रहा है और धनिये की महक आने लगी है, और लौकी लौकी और सेम की जो बेलें थी वे भी अब बड़ी हो चली हैं, उनमें फूल आने लगे हैं, और टमाटर के पौधे, उनमें जो टमाटर लगे हुए थे वे लाल हो गए हैं, और मिर्ची के पौधों में मिर्चियां लगने लगी हैं। बालू के सांपों से अंकित
गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरोटी रहती सोई। सरपत घास पात आदि को कहते हैं। तट मतलब किनारा, सुरखाब चक्रवाक पक्षी या चकवा पक्षी, पुलीन तट को कहते हैं, मगरोटी मुर्गाबी पक्षी को कहते हैं। इसका भावार्थ है, गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, गंगा नदी के तट पर रंग बिरंगी रेती फैली हुई है और उस पर जो सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, और उस पर सूर्य की किरणें पड़ने से सातों रंग चमकने लगते हैं और हवा से रेत पर बनी आड़ी तिरछी रेखाएं सांपों की तरह चमकती हैं। वहां पर लंबे पत्तों वाली घास छाई हुई है तथा गंगा तट पर तरबूजों की खेती हो रही है। अंगुली की कंघी से बगुले कलंगी संवारते हैं कोई, और वहां पर कुछ बगुले अपनी अंगुली रूपी कंघी से अपना सिर खुजलाते हैं और कलंगी संवारते हैं। तिरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरोटी रहती सोई। वहां पानी पर चकवा पक्षी तैरते रहते हैं तथा कहीं पर मुर्गा भी सोई रहती है। अर्थात गांव के गंगा तट का वातावरण अति रमणीय दिखाई देता है, जो बहुत ही सुहावना और लुभावना है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से साए। इसका अर्थ है, कवि पंत गांव की प्राकृतिक मनोहर वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गांव की हरियाली सूर्य की धूप के कारण हंसती हुई प्रतीत हो रही है। सर्दियों में मन भावन धूप खिली रहती है और ऐसा लगता है कि वहां का सारा ही परिवेश सुख से अलसाया और सोया हुआ लगता है। भीगी अंधियाली में निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए। ओस पड़ने से रात भीगी भीगी सी लग रही है और रात के अंधकार में तारे सपनों में खोए हुए से लगते हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलब नभ आच्छादन। वह पूरा गांव मरकत हरे रंग के रत्न के बने हुए डिब्बे के समान हरा दिखाई देता है और उस पर उसके ऊपर नीलम के समान नीले आकाश का आवरण है अथवा नीला आकाश छाया हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जनमन। सर्दियां बीतने पर इस गांव में अनुपम शांति छाई हुई है और इस तरह यह गांव अपनी शोभा से लोगों के मन को हर रहा है। इसमें कुछ शब्दों का भावार्थ ये है, कठिन शब्दार्थों का अर्थ। हिमातप सर्दी की धूप, अलसाए आलस्य से भरे हुए, निशी रात्रि तारक तारे, मरकत पन्ना नामक रत्न अथवा हरे रंग का रत्न, निरुपम जिसकी उपमा ना हो, आच्छादन ढका हुआ या ऊपरी आवरण, हिमांत शीत ऋतु का अंत, स्निग्ध सुंदर, निज अपनी। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हसमुख हरियाली जो ठंड में उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह हरियाली हंस रही है, और भीगी हुई ओस पड़ने पर रात के अंधकार में तारे स्वप्नों में से खोए हुए लगते हैं और पूरा ग्राम हरे रंग में घुला हुआ, हरे रंग के आकाश में नीला आच्छादित मतलब ढका हुआ लग रहा है। और ऐसे अनुपम और मनोहारी वातावरण गांव का जो ग्रामीण परिवेश है वह बहुत ही लुभावना और मन को शांत कर देने वाला है। आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है।
हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा।